हर हर महादेव। स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि अपनी कुंडली को आप कैसे पढ़ें। हालांकि आने वाले समय में तो ग्रह गोचर के बारे में ज़्यादातर वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक तो पता होनी ही चाहिए कि उन सारे वीडियोस को आप समझेंगे कैसे। अगर किसी ग्रह का हमारे जीवन के ऊपर कोई असर पड़ता है तो क्यों पड़ता है, कैसे उसको रीड करना है, कैसे उसको डिकोड करना है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और सीखने वाले हैं कि नॉर्थ इंडियन कुंडली, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया की कुंडली है। नॉर्थ इंडियन कुंडली को आप किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, किस हिसाब से समझ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो जब आप नॉर्थ इंडियन कुंडली को देखेंगे तो आपको ये कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी, जहाँ पे हमारे पास इस हिसाब का एक चित्र होता है जिसको हम लोग हॉरोस्कोप या कुंडली कहते हैं, जिसके ऊपरी हिस्से में जहाँ आपको ई लिखा हुआ दिख रहा है वो हमारा ईस्ट है, नीचे के साइड पे हमारा वेस्ट होता है, कुंडली के इस डायरेक्शन में नॉर्थ होता है और इस डायरेक्शन में साउथ होता है। तो हमारी कुंडली के अंदर जब भी आप कुछ भी पढ़ना चाहेंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले ईस्ट देखना होता है, ठीक है। ईस्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि ईस्ट ही हमारे कुंडली के सबसे पहले भाव को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग एसेंडेंट या लग्न कहते हैं। जैसे कई बार जब आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका लग्न क्या है, ठीक है। तो लग्न या जिसको एसेंडेंट कहते हैं वो हमारे बर्थ के टाइम उदित होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव कहते हैं, ठीक है। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, जो फर्स्ट आपको दिखता है, ये होता है हमारा फर्स्ट हाउस, जिसको कई बार एस एसेंडेंट लिख के भी डिनोट किया जाता है। उसके अलावा जब हम पैदा होते हैं तो उस टाइम पे जो भी राशि वहां पे उदित हो रही होती है वो राशि इस कुंडली के अंदर चिन्हित कर दी जाती है। अब है कि ये सारी चीजें काम कैसे करती है, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है कि हमारे कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, जिनके अंदर 12 राशिज के बारे में डिटेल्स लिखी होती है। हर राशि आपके किसी एक हाउस को कंट्रोल करती है, जहां पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। जैसे यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल के लिए एक जगह बस मैंने 10 नंबर लिख के रखा हुआ है कि आपको एक आइडिया हो कि आपको राशि या कहीं पे भी जब आप डिटेल अपनी कुंडली खोलेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, तो आपको कुछ ऐसा 10 नंबर लिखा हुआ दिखेगा। बट शुरुआत होगी यहाँ से, एसेंडेंट से। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आईपीएल चल रहा है, तो एक हम हाइपोथेटिकल कुंडली पकड़ लेते हैं जहां पे एक जातक पैदा होता है जिसका नाम विराट है, जो दिल्ली में पैदा होता है, जो सुबह के 7 बजे, ठीक है, .7 AM पैदा होता है। तो विराट जब पैदा हुआ था तो उस टाइम पे सुबह के 7 बजे यहाँ पे जो भी राशि उदित हो रही होगी वो राशि यहाँ पे लिखी हुई होती है। अब है कि समझेंगे कैसे कि उस टाइम पे क्या राशि है, कैसे उदित होती है, क्या चीजें होती है। तो उसका एक हल्का सा आपको बैकग्राउंड देता हूं कि मान लीजिए ये अर्थ है जहां पे आप पैदा हुए थे, कोई फलाना विराट नाम का व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ था, तो उस टाइम पे अर्थ के अराउंड जो राशि या कॉन्स्टलेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो रिवॉल्व होते हैं। उस टाइम पे जो सा भी कॉन्सल्टेशन उस टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में आया था उसी को यहाँ पे लिखा जाता है। तो वो कैसे काम करते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ही इर्द गिर्द ऐसे एक लाइन बनी होती है, एक धुरी बनी होती है, जिसके ऊपर हमारे अलग अलग कॉन्सल्टेशंस या जिसको हम लोग राशि कहते हैं वो काम करते हैं। जिसमें से हमारे पास कौन कौन सा है? सबसे पहला जिसको हम लोग एरीज कहते हैं वो 1 नंबर राशि से डिनोट होता है। उसके बाद टॉरस जो 2 नंबर राशि से डिनोट होती है। फिर आती है हमारी 3rd राशि जिसको हम लोग जेमिनाई कहते हैं। फिर 4th आती है जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है 5th राशि जिसको हम लोग लियो कहते हैं। फिर आता है 6th राशि जिसको हम लोग कहते हैं वर्गो। फिर आता है लिब्रा। फिर आता है स्कॉर्पियो। फिर आता है हमारा 9वीं राशि जिसको हम लोग कहते हैं सेगिटेरियस। 9 नंबर में आपको सेगिटेरियस मिलता है। फिर 10th नंबर में आता है हमारा कैप्रिकॉन। 11th में आता है हमारा एक्वेरियस। और 12th राशि अगर उदित हो रही होगी तो वहां पे लिख के आएगा पाइसिस, ठीक है। तो 12 राशियां होती है, 12 का अपना अपना नाम है। हिंदी में अगर हम इसको समझे तो सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, फिर आएगा हमारा बुध की 6ठी राशि कन्या,
फिर आएगा तुला, फिर आएगा वृश्चिक, फिर आएगी धनु राशि, फिर आएगा हमारा 10वां राशि जिसको हम लोग मकर कहते हैं, फिर 11वीं राशि आएगी जिसे हम लोग कुंभ राशि कहते हैं, और 12वीं राशि आती है बिल्कुल अंतिम जिसे हम लोग मीन राशि कहते हैं। इन सारे राशि को अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो गवर्न करते हैं या उनके मालिक होते हैं। बट फिलहाल जब विराट पैदा हो रहा होगा उस टाइम पे ईस्ट डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे पाइसेस लग्न उदित हो रहा था, जो कंसल्टेशन घूमते रहते हैं उस टाइम पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा उदित हो रहा था। जैसे हम लोग जब चार्ट देखते हैं ना, ये जो चार्ट हमारे पास है, ये चार्ट तो वैसे आपको स्टैटिक दिखती है, बट ये स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक भी होती है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, जैसे ये जो हाउसेस हैं, हाउसेस स्टैटिक होंगे, हाउसेस कभी मूव नहीं करते। ये जो 1 नंबर घर है ना, ये हमेशा यहीं पे 1 नंबर होगा। इसके बाद जो दूसरा नंबर घर होगा ये हमेशा यहीं होगा, ये अपनी जगह कभी नहीं बदलेगा। उसी तरह तीसरा नंबर घर यहाँ पे होगा। अब मजे की चीज क्या होती है कि ये जो सारे हाउसेस है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये कभी भी क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे, ये उल्टा घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो उसी हिसाब से प्रोग्रेस होंगे। यहाँ पे 3 नंबर घर आया, फिर चौथे में 4 नंबर घर आएगा, फिर यहाँ पे 5वें में 5 नंबर घर आएगा, फिर यहाँ 6ठे में 6, 7वें में 7, 8वें में 8, 9वें में 9, 10वें में 10, 11वें में 11 और आखिरी घर में 12। ठीक है, ये हमारे हाउसेस हुए जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से चिन्हित किया हुआ है। फिर आती है हमारी राशि, जो हमारे कुंडली का डायनामिक पार्ट है, क्योंकि राशि हमेशा रिवॉल्व करती रहती है, अर्थ के सराउंडिंग, अर्थ के इर्द गिर्द वो घूमती रहती है। तो जब आप पैदा हुए उस टाइम पे यहाँ फॉर एग्जांपल अगर 12 नंबर राशि उदित हो रही थी, तो जो हमारा असेंडेंट होगा वहां पे हम 12 नंबर लिखेंगे। राशि को हमेशा नंबर से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे 12 नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे उसका अगली राशि का नंबर आएगा। ठीक है, तो अगली राशि क्या होगी? 1। ठीक है, 11 नंबर नहीं होगी, यहाँ पे 1 नंबर आएगा, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ये ग्रोइंग होंगे। 12 के बाद 1 2 3 ऐसा करके आएगा। ऐसा नहीं कि 12 के बाद 11 10 9 8, नहीं, घटता हुआ नहीं, बढ़ते हुए क्रम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये जातक जो है जिसका नाम विराट है, जो दिल्ली शहर में 7 बजे सुबह पैदा हुआ था, उसका जो असेंडेंट है, जो उसका लग्न है, वो है पाइसेस या मीन लग्न। जब वो पैदा हुआ था उस टाइम पे वहां पे मीन राशि या पाइसेस उदित हो रही थी, तो उसका लग्न जो है वो 12वीं राशि या पाइसेस राशि बनती है। उसके बाद जो उसका सेकंड हाउस है, उसके सेकंड हाउस में आता है फर्स्ट राशि जिसको हम लोग कहते हैं एरीज। सेकंड हाउस जो उसका थर्ड हाउस है उसमें सेकंड राशि आई जो हो गया टॉरस। उसके फोर्थ हाउस में तीसरी राशि आई जिसका नाम हो गया जेमिनाई। फिफ्थ हाउस में कैंसर, सिक्स्थ हाउस में लियो, सेवंथ हाउस में वर्गो, 8th हाउस में लिब्रा, 9th हाउस में स्कॉर्पियो, 10th में सेजिटेरियस, 11th में कैप्रिकॉन और 12th राशि के अंदर 12th हाउस के अंदर आ गई हमारी 11 नंबर राशि जिसको हम लोग कहते हैं एक्वेरियस। ठीक है, अब इन सबके जो लॉर्ड्स होते हैं वो हम लोग अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हमारा डायनामिक वाला पार्ट है चार्ट के अंदर, उसका फर्स्ट जो सेगमेंट है वो हमने डिस्कस किया, विच इज राशि। कि राशि हमारी रिवॉल्व करती है, तो जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस टाइम पे आपको ये राशि मिल गई। अब पूरी लाइफ आपका लग्न हमेशा 12 नंबर ही होगा। 12 नंबर मतलब पाइसेस, मीन राशि, आपका लग्न पूरे जीवन यही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब आप पैदा हुए उस टाइम पे जो आपको मिला यही अब आपके साथ हमेशा ही जाएगा। अब है कि जो हमारा बॉडी है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसके ऊपर अलग अलग प्लैनेट का, ग्रहों का असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। वो हमारे बॉडी और हमारे लाइफ में अलग अलग हमारे चीजों, हमारे लाइफ के एलिमेंट्स के ऊपर एक असर डालते हैं। तो उन्हीं असर को समझने के लिए हम इस हॉरोस्कोप के अंदर प्लैनेट्स को भी रखते हैं, क्योंकि जब तक प्लैनेट को हम लोग रखेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कि वो हमारे लाइफ के किस
हिस्से को अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो सा प्लैनेट जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे जिस भी नक्षत्र या जिस भी हाउस के अंदर आ रहा था, वो प्लैनेट जब गोचर में कहीं से भी उस घर के ऊपर दृष्टि डालता है तो उस घर को वो एक्टिवेट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, उसको आसान करते हैं। तो आसान कैसे करेंगे कि हम इसके एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। तो डायनेमिक का पहला पार्ट हो गया राशि, दूसरा पार्ट हो गया कि जो हमारे प्लैनेट्स थे, सूर्य, चंद्रमा, जिसको हम लोग सन, मून, मार्स, एक वीनस, और जो हमारे 9 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, उनको जहां पे लिखते हैं वो सारी चीजों को हमें यहाँ पे देखना होता है या मैप करना होता है। तो जब आप पैदा हुए थे तो उस टाइम पे जो सा ग्रह जहां पे था वो आपके कुंडली के अंदर लिख दिया जाता है। ये एक स्नैपशॉट हो गया कि आपके बर्थ के टाइम कौन सा प्लैनेट कहां पे था। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे जो ट्रांजिट चल रहा है मैं उसी को यहाँ पे लिख दूंगा। तो फॉर एग्जांपल जब पैदा हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पे सैटर्न राशि, जो सैटर्न हमारा प्लैनेट है जिसको हम लोग शनि कहते हैं, शनि इस 12वीं राशि के अंदर अभी फिलहाल गोचर कर रहा है। तो पैदा हुआ जब विराट, तो उस टाइम पे इसका जो सैटर्न है वो उसके फर्स्ट हाउस में आ गया। अब ये सैटर्न जो प्लैनेट है वो उसके लाइफ के जो असेंडेंट होता है, जिसको हम लोग खुद स्वयं, हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी से रिलेट करते हैं, उन सारी चीजों के ऊपर सैटर्न कहीं ना कहीं एक असर डालेगा जब भी वो गोचर में वापस से इस जगह पे आता है या किसी दूसरे घर में जाएगा जहां से वो उस पर दृष्टि डाल रहा होगा। तो उस टाइम पे वो उसके लाइफ के पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज हम लोग प्लैनेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी सैटर्न आ गया फिलहाल यहाँ पे, फिर जो हमारा जुपिटर है वो आ जाएगा सेकेंड हाउस पे। ये मैंने हाइपोथेटिकल नहीं लिखा है, ये भी मैंने फैक्चुअली लिख दिया, क्योंकि अभी जुपिटर जो है वो टॉरस में ट्रांजिट कर रहा है। तो उसके अगर वो अभी पैदा हुआ है, फॉर एग्जांपल आज के दिन में पैदा हुआ है, तो अभी जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, तो मैंने उसके थर्ड हाउस सेकेंड राशि के अंदर जुपिटर को लिख दिया। फिर आगे की चीजें हम लोग वैसे ही हाइपोथेटिकल पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो सुबह ही पैदा हुआ था, तो चांसेस आर कि उसका जो सूर्य है, सन है, सन भी यहीं पे होगा, क्योंकि सुबह 6 से 8 के बीच में सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होता है। आप लोगों को पता ही है, इंडिया के अंदर जो सूर्योदय का समय होता है वो 6 बजे से 7 बजे के बीच में होता है। तो 6 से 8 के बीच में सन हमेशा हमारे होराइजन पे ही होता है, तो ईस्ट डायरेक्शन पे हमेशा ये यहाँ पे आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं कि चलो मरकरी भी इसके इसी हाउस में आ रहा है। ठीक है, तो मरकरी भी हमने वहीं पे लिख दिया सेम जगह पे। चलो अब एग्जाम्पल के लिए हम डाल लेते हैं कि वीनस उसके दूसरे घर में आ गया। ठीक है, जो फर्स्ट राशि जहां पे उसकी पड़ती है एरीज, एरीज राशि के अंदर उसका जो वीनस था, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह इसके सेकेंड हाउस में पड़ता है। फिर उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि चंद्रमा इसके ठीक सामने यहाँ पे आ गया। ठीक है, मून यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमने इसके मून को डाल दिया। मार्स, चलिए मार्स हमने यहाँ पे बिठा दिया हमारे 5th हाउस में। उसके बाद हमारे पास कौन सा प्लैनेट बचा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो हमारे प्लैनेट थे वो हो चुके हैं। अब हमारे जो 2 छाया ग्रह, जिसको हम लोग शैडो प्लैनेट कहते हैं, राहु और केतु, वो रह गए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूं कि जो इसका राहु था वो यहां पे आ जाता है। ठीक है, 10th हाउस में, और केतु हमेशा राहु से 180 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो उसके ठीक सामने वाले घर पे हम लोग यहाँ पे केतु को डाल देंगे। ये हमेशा 180 डिग्री अपार्ट होगा, बिल्कुल उसके ठीक सामने वाले घर पे होगा। अगर वो यहाँ चला जाता है उसके 11वें घर में, तो राहु अपने आप उसके ठीक सामने यहाँ पे आ जाता। 12वें में जाता तो राहु 6th हाउस में आ जाता, पहले में जाता तो फिर यहाँ पे केतु आ जाता। हमेशा राहु के सामने ही केतु पाया जाएगा। तो ये हो गया हमारे चार्ट के अंदर सेकंड डायनेमिक चीज, जिसके अंदर प्लैनेट्स जो है उनको हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक स्नैपशॉट आपके बर्थ टाइम पे, जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे कौन सी राशि कहां पे थी और कौन सा प्लैनेट कहां पे था। अब है थर्ड एलिमेंट ऑफ हमारा होरोस्कोप, या जिसको हम लोग ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां पे गोचर अब यहाँ पे देखा जाएगा, क्योंकि पैदा होते टाइम तो शनि यहाँ पे था,
ये शनि पूरा टाइम यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा। आज से 2.5 साल के बाद, क्योंकि सबसे स्लोइंग प्लैनेट जो होता है शनि, जो 29 मार्च को यहाँ पे अभी ट्रांजिट किया है, वो 2.5 साल के बाद उसके अगले हाउस में चला जाएगा। ये वाला जो आप हाउस देख रहे हैं, सेकेंड हाउस, वहां पे शनि चला जाएगा। फिर उसके 2.5 साल के बाद शनि यहाँ पे आ जाएगा। तो ये शनि जो है ये मूव करता रहेगा। तो जैसे जैसे ये मूव करेगा उस हिसाब से लाइफ के अलग अलग पैटर्न्स या लाइफ के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स को ये चेंज करेगा, फॉर गुड और फॉर बैड। कई बार ट्रांजिट्स आपके लिए अच्छे होते हैं, कई बार ट्रांजिट्स आपके लिए बुरे भी हो सकते हैं। वो आपके लाइफ के किसी एक पार्ट को खराब भी कर सकते हैं, बट वहीं पे कई बार ये आपके लाइफ के किसी पार्ट को बहुत अच्छा भी कर देते हैं। कई बार जो वीनस का ट्रांजिट अगर सही घर पे होता है, जैसे वीनस यहाँ पे है, वो जब यहाँ पे आ जाएगा टॉरस, जो उसकी खुद की राशि होती है, तो उस टाइम पे वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास गाड़ियां आएंगी, आपके पास कंफर्ट आएगा। तो उस हाउस को वो उस टाइम पे एक्टिवेट कर देगा। ये हो गया हमारा थर्ड एस्पेक्ट ऑफ डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी, जहां पे हम लोग गोचर के बारे में चीजों को देखते हैं। तभी जैसे आपको उदाहरण के लिए बताया, सैटर्न जैसे अभी जो जुपिटर सेकंड राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, वो अभी फिलहाल यहाँ है। तो अभी से कुछ समय के बाद मई के महीने में ये इसके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, जो इसके 3rd राशि के अंदर आएगा। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो उस टाइम पे लाइफ के जो 4th हाउस से जुड़े हुए कारक तत्व होते हैं, या फिर जो कारक हैं उस घर से जुड़े हुए, उन सारी चीजों को फिर वो चेंज करेगा। ठीक है, अगेन फॉर गुड और फॉर बैड। क्योंकि अब बुध एक ऐसा ग्रह है जो जुपिटर के साथ न्यूट्रल होता है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको मिले जुले से असर मिल जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल आज के लिए आपको इतना ही समझना होता है कि ये हमारा होरोस्कोप है। होरोस्कोप के अंदर हमारे पास अपना एक लग्न होता है, जिसको हम लोग एसेंडेंट कहते हैं। जैसे यहाँ के लिए हमारा लग्न जो है वो मीन हो गया, लेकिन अगर हम लोग कई बार राशि भी कहते हैं, तो बहुत बारी वीडियोस ऐसी बनाई जाती है यूट्यूब के अंदर, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पे लोग लग्न राशि नहीं, वो आपकी चंद्र राशि के हिसाब से जो प्रेडिक्शंस हैं या जो आने वाला आपका फ्यूचर कैसा होगा वो बताते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा, जब आप पैदा हुए थे, ट्रांजिट का नहीं, जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे चंद्रमा जिस भी घर पे बैठा हुआ है वही आपकी चंद्र राशि होती है। तो विराट के लिए जो दिल्ली में सुबह 7 बजे पैदा हुआ था, जो उसका लग्न है वो होगा पाइसेस या मीन लग्न, और जो उसकी चंद्र राशि है वो होगी वर्गो या कन्या राशि। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब कोई आपको ऐसी कोई वीडियो आप देख रहे हो ट्रांजिट से जुड़ी हुई, गोचर से जुड़ी हुई, तो अगर वो लग्न के ऊपर बना रहे हैं तो आपको मीन लग्न वाला वीडियो देखना है। वहां पे फिर आप वर्गो वाले वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें मैच नहीं करेंगी। और अगर कोई एक ऐसी वीडियो बना रहा है जो चंद्र राशि पे आधारित वीडियो बना रहा है, तो फिर आपको कन्या राशि या फिर वर्गो राशि वाली वीडियोस देखनी है। वहां पे अगेन अगर आप फिर मीन वाली देखना शुरू करेंगे तो फिर से गलत हो जाएगी। तो आपको हमेशा देखना है वीडियो शुरू करने से पहले ही कि जो वीडियो आप देखने वाले हैं क्या वो लग्न पे आधारित है या फिर वो चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर वो लग्न राशि के ऊपर आधारित है तो आप ये देखेंगे, चंद्र राशि पे आधारित है तो आप ये देखेंगे। ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो इतना कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रखते हैं। अब ज्यादा खींचेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर कोई है जो अपने बारे में चीजों को जानना चाहता है, समझना चाहता है, वीडियोस उनको समझ में नहीं आती हैं यूट्यूब पे, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हल्की सी उनकी जो नॉलेज है वो ग्रो करेगी। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो का आप आनंद फ्यूचर में भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अलविदा लेता हूं आपसे। ओम नमः शिवाय।